हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम बीएससी सेकेंड ईयर में सिंपल हार्मोनिक मोशन पर डिस्कस कर रहे थे, और आज की इस वीडियो में हम उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा ओरिएंटल इलास्टिक स्ट्रिंग। और इससे पहले जो भी वीडियोज है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैकेनिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट लिंक डाल रखा है। जब आप उस पर क्लिक करिएगा तो उसके अंदर अब तक के जितने भी वीडियोज हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, वो सभी वीडियो जहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं इलास्टिक स्ट्रिंग पर। इलास्टिक स्ट्रिंग क्या होता है? तो यदि कोई स्ट्रिंग आपके पास है और उसका एक सिरा अगर आप फिक्स कर देते हैं और दूसरे सिरे पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब कि पकड़ के आप उसे खींचते हैं, और खींचने के बाद जब आप उसे छोड़ देते हैं तो फिर से वो स्ट्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ जाती है। तो इस तरह की स्ट्रिंग को हम कहते हैं इलास्टिक स्ट्रिंग। और उस इलास्टिक स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा वो हम मेजर करते हैं हुक्स लॉ की मदद से। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, यहाँ पे आप समझिएगा, द टेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सटेंशन इन पर यूनिट लेंथ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी इलास्टिक स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो उसकी लेंथ के पर यूनिट एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल होता है। हिंदी में अगर हम कहना चाहें तो इसे हम ऐसे कहेंगे कि किसी रस्सी में तनाव उसकी लंबाई में प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती होता है। राइट, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है कि कोई एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये हो गया ओ ए, ये हो गई स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ। ठीक है, जिसे मैं एल बोल रहा हूँ। और यहाँ से मैंने क्या किया, उसका एक सिरा मैंने फिक्स कर दिया और दूसरे सिरे को मैंने ऐसे पकड़ के खींचा तो उसकी लंबाई कुछ इंक्रीज कर गई। राइट, मान लेते हैं कि अब इसकी लंबाई हो गई क्या, एल डैश। राइट, बी तक मैंने इसे खींचा हुआ है। तो यहाँ पे चेंज कितना आया लेंथ में, तो आप देख सकते हैं ये इतनी वृद्धि हो गई, यानी एल डैश माइनस एल। इसको आप डेल्टा एल बोल दी। भाई टोटल एल डैश है लेंथ, अब पहले एल था तो कितना बढ़ा, तो एल डैश माइनस एल। राइट, तो जो टेंशन होगा वो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन लेंथ बाय नेचुरल लेंथ के। यानी कि मतलब कि मैंने वही चीज़ लिखा हुआ है। राइट, टेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कितना है, डेल्टा एन एक्सटेंशन इन पर यूनिट लेंथ। राइट, मतलब कि ये हो गया हमारा जो हुक्स लॉ कहता है। राइट, यानी कहने का मतलब कि जब आप ये सिंबल हटाते हैं तो आप एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये हो गया लेम्डा डेल्टा एल बाई एल। राइट, कुछ इस तरीके से हमारा हो गया। राइट, अच्छा यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप डेल्टा एल की जगह पे ये भी आप लिख सकते हैं, यानी जो टेंशन हुआ वो कितना हो जाएगा, लेम्डा इंटू एल डैश माइनस एल बाई एल। यानी कि कितना हो गया, टेंशन इक्वल चेंज एक्सटेंशन इन पर यूनिट लेंथ। राइट, अच्छा यहाँ पे जो लेम्डा होगा ये कांस्टेंट है और इसे हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। राइट, तो आई होप कि इतनी बातें तो आपको समझ में आई होंगी, इससे पहले आपने पढ़ा भी होगा। चलिए, अब ये चीज़ें मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे रिलेटेड एक थ्योरम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और यहाँ पे देखिए, इसके अंदर हम दो तरह के थ्योरम पे बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। जैसा कि हमने पहला लिया हुआ है ओरिएंटल इलास्टिक स्ट्रिंग, फिर इसके बाद में आपको बताऊँगा वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसके थ्योरम पर बात करते हैं। ये कहता क्या है कि वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज फिक्स्ड टू अ पॉइंट ऑन अ स्मूथ ओरिएंटल टेबल एंड अदर एंड अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड, देन द पार्टिकल इज पुल्ड टू ए डिस्टेंस एंड रिलीज डिस्कस द मोशन। यानी कि ये थ्योरम यही कहता है कि किसी एक इलास्टिक स्ट्रिंग का एक सिरा किसी एक स्मूथ ओरिएंटल टेबल पे फिक्स कर दिया जाता है और दूसरे सिरे पर एक m मास का पार्टिकल अटैच कर दिया जाता है और पार्टिकल को पकड़ के खींचा जाता है किसी एक डिस्टेंस तक और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें उसके मोशन पे डिस्कस करना है। राइट,
यानी कि देखिए मैं यहाँ पे टेबल तो नहीं बना रहा हूँ, बट यहाँ पे जो है कि आप समझने का प्रयास कीजिएगा, राइट। जैसे मान लीजिए कोई ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, राइट, और यहाँ पे ये हो गया हमारे पास स्ट्रिंग का एक सिरा मैंने फिक्स कर दिया ओ पे, ओ बिंदु पे, ठीक है, और ये हो गया स्ट्रिंग का नेचुरल लेंथ, ओके, ओ ए, और मान लीजिए कि ये नेचुरल लेंथ हो गया हमारा ए, और यहाँ पे m मास का कोई पार्टिकल अटैच कर दिया गया है, ठीक है, और इसको पकड़ के किसी एक डिस्टेंस तक खींचा गया, मान लेते हैं b तक खींचा गया, राइट, जहाँ पे ए बी इक्वल टू मैं ले लेता हूँ b, ठीक है, और क्या किया जा रहा है कि यहाँ से पार्टिकल को मतलब इस बिंदु से छोड़ दिया जा रहा है, राइट। तो छोड़ने के बाद क्या होगा कि ये इधर की ओर मूव करेगा, राइट। तो इसके मोशन पे हमें डिस्कस करना है, राइट। तो मैं मान लेता हूँ कि जब यहाँ से इस पार्टिकल को छोड़ा गया तो किसी टाइम t समय बाद ये पार्टिकल पॉइंट P पे पहुँच जाता है। एक्चुअली मैं सब लिखते चल रहा हूँ, ठीक है, मैं लिखते भी चल रहा हूँ ताकि जो है कि एक एक चीज़ को लिखूँगा तो आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है। 1 मिनट मान लेता हूँ। नाउ लेट, दिख रहा है ना, हाँ, लेट O बी द फिक्स्ड पॉइंट, O be the fixed point, right, such that OA equal to A, OA equal to A, right. Now a particle of mass m, a particle of mass m attached with A and pulled out at B where AB equal to स्मॉल b, राइट। नाउ अब यहाँ से छोड़ा जा रहा है, सो लेट P, देखिए ये सारी चीज़ें मैं जो लिख रहा हूँ ये आपके अगर ये चीज़ आता है ये आर्टिकल तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, लेट P बी द पोजीशन आफ्टर let P be the position of the particle at time t, राइट। जब यहाँ से छोड़ते हैं तो मान लेते हैं t समय बाद जो पार्टिकल का पोजीशन है वो P है, ओके। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ, राइट। after being released from B such that AP equal to X, मान लेते हैं कि यहाँ से छोड़ने के बाद पार्टिकल P पे आता है तो यहाँ से जो AP है वो क्या है, X है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, राइट। if T be the tension towards A at P, then by Hooke's law, राइट। यहाँ से जब हमने छोड़ा तो मान लेते हैं जो टेंशन है वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट। AP की T बी द टेंशन टूवर्ड्स A, राइट, A एट P, देन बाय हुक्स लॉ हम क्या कह सकते हैं, हुक लॉ की हेल्प से, कि जो टेंशन होगा वो होगा लेमडा इंटू चेंज इन लेंथ, राइट। यानी यहाँ पे जब पार्टिकल है तो नेचुरल लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और ये एक्सटेंशन हो जाएगा, राइट। सो x बाई ये, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, राइट। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर हम कहें नाउ
द इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी, राइट, ये कितना होगा एम ए इक्वल टू माइनस टी, राइट, ये हो जाएगा एम ए इक्वल टू माइनस टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कि टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, राइट, इधर की ओर, इस फिक्स्ड बिंदु फिक्स्ड पॉइंट की ओर, राइट, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, तो अपोजिट है, तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से हो गया, राइट। अब m इंटू ए की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं, ठीक है। चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको हम इक्वेशन अब यहाँ पे जो मैंने ये लिखा हुआ था, m d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी। अब जैसा कि t हमारे पास कितना आया हुआ है, लेमडा x बाई ए, राइट, लेमडा x बाई ए, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सो 1 मिनट, असल बात मुझे इस तरह से पढ़ाने की आदत नहीं है ना, इसीलिए दिक्कत हो रही है। चलिए ये हो गया m इंटू d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया माइनस लेमडा x बाई ए। ये मैंने कहाँ से लिखा हुआ है, तो फ्रॉम 1 से, क्लियर। तो अब यहाँ पे मेरी बात समझिएगा, m को मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल ही सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसा दिखने लगेगा, राइट, लेमडा बाई ए एम इंटू एक्स, राइट। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या है कि ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसा है, आपको जैसा कि मैंने बताया था, विच इज इक्वेशन ऑफ एस एच एम, राइट। अच्छा, एस एच एम की इक्वेशन क्या होती है, d2x बाई डी टी स्क्वायर माइनस म्यू इंटू एक्स। तो यहाँ से अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो म्यू इक्वल टू है क्या, राइट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा बाई ए एम, राइट। अच्छा, यहाँ से जब हमें म्यू ऐसा ये मिला हुआ है तो हम इसका टाइम पीरियड भी पता कर सकते हैं। आगे भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अगर आपको ये दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। हमें इसकी मोशन पे डिस्कस करना है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले एक एक चीज़ मैं यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते जा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम, तो एक्चुअली ये कितना हो जाएगा, हम जानते हैं होता है 2 पाई बाई, राइट, 2 पाई बाई कितना होता है, रूट म्यू, राइट, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से अगर आप देखें तो म्यू की वैल्यू अगर आप रखें तो लेमडा बाई ए एम होगी, यानी कि टी इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई रूट ऑफ ए एम बाई लेमडा। ज़रूरत पड़ेगी आगे हम इसको यूज करेंगे, राइट। एक एक बात पहले आप समझते चलिए। पहले तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट P पर जो है कि हम वेलोसिटी पता करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम इक्वेशन 2 को यूज करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 अब क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेमडा बाई ए एम इंटू एक्स। अब ये एक्सीलरेशन है, राइट, तब इसके जगह पे हम ये भी यूज कर सकते हैं, v डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस लेमडा बाई ए एम इंटू एक्स। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो v डी वी इक्वल टू माइनस लेमडा बाई ए एम एक्स डी एक्स। क्लियर बात, और इंटीग्रेशन कर देते हैं। ओके, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 प्लस इक्वल माइनस लेमडा बाई ए एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक हमें कांस्टेंट ऐड करना है,
राइट। अब यहाँ से 2 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेमडा बाई am, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर होगा 2c1, तो मैं 2c1 न लिख करके मैं c1 ही लिख रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, राइट। तो इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो मैं यहाँ पे इनिशियल कंडीशन ले लेता हूँ। नाउ एट इनिशियल पॉइंट मतलब कि हम P पॉइंट पे बात कर रहे हैं, राइट, मतलब B पॉइंट पे। तो B वाले पॉइंट पे क्या होगा कि वेलोसिटी क्या होगी 0 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा B। तो जब मैं इसमें पुट करूँगा, राइट, इक्वेशन 3 में, तो ये क्या हो जाएगा, इस सब को मैं क्या कर रहा हूँ पुट इन इक्वेशन 3। आप अच्छे से लिख लीजिएगा, इक्वेशन 3 में मैं जो है इसे पुट कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 0 और c1 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा लेमडा am इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर। ओके, अब इसको हम क्या पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन 3 में। अब c1 की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में हम पुट कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन 3 में पुट अगर हम करते हैं तो v स्क्वायर हमारे पास ये कितना आ जाएगा, v स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा माइनस लेमडा बाई am एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा बाई am बी स्क्वायर। c1 की जगह मैंने रख दिया। तो यहाँ से हो गया v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, कितना आ गया, इसमें से आप लेमडा बाई am को कॉमन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी बी स्क्वायर, एक मिनट, आप लिख सकते हैं क्या, v स्क्वायर इक्वल टू लेमडा बाई am बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इससे आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। ये हो गया P पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी। क्लियर बात। अब मेरी बात समझिएगा, ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। अब मैं A पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो है कि पता कर रहा हूँ कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। क्लियर, मैं ये पता कर रहा हूँ। तो अब इसके लिए आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, राइट। नाउ मैं मान लेता हूँ कि लेट द वेलोसिटी v1 में मान लेता हूँ एट पॉइंट A, राइट। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, 1 मिनट, जैसे कि ये था हमारा फिगर कुछ इस तरीके से, ये था हमारा जो है कि नेचुरल लेंथ, ठीक है, स्ट्रिंग का OA इक्वल टू कितना A, यहीं से आपको ध्यान से समझना है। B तक इसे खींचा गया, BD मतलब, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हमने लिया है कितना, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा मैं इधर सही कर लूँ इधर, हाँ। B तक इसे खींचा गया और खींचने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये पार्टिकल T समय बाद इस P पे आ जाता है, टेंशन इस डायरेक्शन में होगा T, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना था, x था। तो P पॉइंट पे तो वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया। अब A पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी फाइंड कर रहा हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि A पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v1 है। तो यहाँ से x घटते घटते कितना आ गया, 0, राइट। तो ऐसी स्थिति में x हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हैं सच दैट x इक्वल टू 0, राइट। सो v1 का स्क्वायर जो होगा, v1 का स्क्वायर हमारे पास जो ये होगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लेमडा बाई am इंटू बी स्क्वायर, और v1 इक्वल टू अगर आप r करके लिख सकते हैं, v1 इक्वल टू लेमडा बाई am इंटू बी, राइट। अब देखिए ध्यान से, यानी ये वेलोसिटी, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखें तो x क्या हो जा रहा है, 0, और टेंशन भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0, ओके। और टेंशन 0 होने का मतलब कि जो ये स्ट्रिंग है फिर से वो अपने नेचुरल लेंथ में आ गई, ओके। और ऐसी स्थिति में जो SHM हो गया वो स्टॉप हो गया,
और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से अब ये पार्टिकल सीधा इधर की ओर मूव करेगा, यानी इधर की ओर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा ए, और इसे मैं ले लेता हूँ ए डैश, और ये हो गया हम बी डैश हमारा, राइट। यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये आ गई और टेंशन क्या हो जाएगा 0, और फिर से ये जो स्ट्रिंग है अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। लेकिन पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी है और इसी वेलोसिटी से, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी ये होगी, और इसी वेलोसिटी से पार्टिकल इधर की ओर आएगा यहाँ तक, और यहाँ से फिर जो है कि स्ट्रिंग में क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, लेकिन और उसके बाद भी फिर क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रिंग है अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, और फिर इसी वेलोसिटी से पार्टिकल इधर की ओर आएगा। यानी कुल कहने का मतलब ये हुआ कि जो SHM हो रहा है वो केवल या इतने पार्ट में SHM हो रहा और इतने पार्ट में SHM हो रहा है, राइट। इतने ही पार्ट में जो है कि पार्टिकल SHM कर रहा है, ओके। और यहाँ से यहाँ तक जो है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल आ रहा है जा रहा है, राइट, कुछ इस तरीके से। और वेलोसिटी है कितना, वो इतना है, ओके। एक बार और समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप देखिए तो वेलोसिटी ये आ जाएगी और टेंशन क्या हो जाएगा 0, राइट। और टेंशन 0 होने का मतलब कि स्ट्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ गई, और नेचुरल लेंथ में आई ठीक है, लेकिन इसके पास एक वेलोसिटी है जो कि इसी वेलोसिटी से इधर की ओर आएगा, और यहाँ आने के बाद फिर एक्सटेंशन होगा, राइट। तो यहाँ पे फिर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा पार्टिकल, और फिर इसके बाद जो है कि इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर की ओर जाएगा। SHM केवल इसी पार्ट में हो रहा है, ए से बी और ए डैश से बी डैश। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। अच्छा, मैं यहाँ पे इस चीज़ को भी जो है मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा मैं पेज चेंज कर लूँ, ओके। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे आप समझिएगा। एज सून एज the particle reaches at A, the string get back its natural length, and consequently the tension T equal to 0, right. Now therefore SHM स्टॉप। जब नेचुरल लेंथ में आ गई स्ट्रिंग तो उसका SHM क्या हो गया, स्टॉप। बट द पार्टिकल हैज वेलोसिटी v1 इक्वल टू कितना आया, √λ/am इंटू बी एट पॉइंट ए एंड हेंस with velocity, this velocity आप अपने हिसाब से इसको बना के लिख लिए, with this velocity the particle moves backward
बैकवर्ड, हाँ ठीक रहेगा, बैकवर्ड एंड टिल, तब तक इट रीचेज, मतलब पार्टिकल पीछे की ओर जाएगा, ठीक है, इस वेलोसिटी से, और तब तक जाएगा जब तक कि रीचेज एट ए डैश, जब तक कि ए डैश तक ना पहुंच जाए ऑन द, और ए डैश कहाँ है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ओ, ऑन ए डैश ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ओ। अच्छा, यहाँ पे आप जानते हैं वेयर ओ ए इक्वल टू या ओ ए डैश इक्वल टू मैं बात करूँ, ये हमारे पास कितना है, ए है, राइट। द पार्टिकल मूव, अब यानी कि ओ से ए डैश या ओ से ए, पार्टिकल एक ही वेलोसिटी से जा रहा है, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द पार्टिकल will moves with constant velocity, रूट ऑफ, यही है ना, मैं बार बार इसी वेलोसिटी को लिख रहा हूँ, बी फ्रॉम ए टू ए डैश, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ए से ए डैश तक पार्टिकल इसी वेलोसिटी से जाएगा, इन पार्टिकल के पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। अच्छा, टाइम कितना लगा ये भी मैं पता कर लेता हूँ ए से ए डैश जाने में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल मूविंग फ्रॉम ए टू ए डैश, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल is moving from A to A डैश इक्वल टू, अच्छा टोटल डिस्टेंस कितना है 2a। अब देखिए कैसे, वेलोसिटी दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी ये हो गई, राइट, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया a और a 2a, यानी कि टाइम इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि आप लिख सकते हैं 2a बाई रूट ऑफ लेमडा ए एम इंटू बी, यानी आप लिख सकते हैं कितना 2a बाई बी ए एम बाई इतना, राइट। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर हम बात करें कि मतलब a से a डैश तक गया, a से a डैश तक गया तो इतना टाइम लग रहा है, अब a से a डैश और a डैश से फिर a तक आने में कुल कितना टाइम लगा, राइट, एंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल मूविंग फ्रॉम ए टू ए डैश, राइट, एंड ए डैश टू ए, तो कितना हो जाएगा, ये इसे हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू टाइम टेकन ए टू ए डैश। क्यों, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि ए से ए डैश जाने में कितना टाइम लगा, इतना, तो ए से ए डैश में इतना, तो फिर ए से ए डैश और ए डैश से ए तक आने में टाइम कितना, तो इसमें 2 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसके जगह पे आप ये रखेंगे तो 2 और ये 2 मिल गया 4/4 a बाई बी, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, कितना आ जाएगा am बाई लेमडा। क्लियर। तो आई होप कि इतनी जो चीज़ें हैं ये आपको इतना समझ में आया होगा। अच्छा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा ये भी हम यहाँ पे पता कर लेते हैं। ओके, तो अब हम यही को मैंने लिख लिया हुआ है ताकि मैं जल्दी से समझा सकूँ, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है ज़्यादा लंबा हुआ है। चलिए, मैंने क्या लिखा हुआ है, एज सून एज द पार्टिकल मूव्स बियॉन्ड द पॉइंट ए डैश द स्ट्रिंग बिकम्स अगेन एक्सटेंडेड, right, so the motion is again SHM till the particle reaches B dash, hence the motion of the particle from B to A dash to B dash, B dash to A dash, A to B is SHM and total time for this motion is इतना। यानी कि जैसे कि मैंने कहा अभी मैंने कहा
कि यहाँ से यानी कि इस पार्ट में SHM हो रहा है और यहाँ पे SHM हो रहा है, और इसमें तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, इतना लगेगा, राइट। शुरुआत में ही हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, द टोटल टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इज इतना, ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, टोटल इतना लगेगा टाइम, राइट। तो आई होप कि ये बहुत ही लंबा टॉपिक था। हो सकता है मैंने लैंग्वेज इसमें जो लिखवाने वाली चीज़ थी डेफिनेशन वो मैंने, हो सकता है मैंने बहुत बड़ा लिखवा दिया हुआ है, बट जो भी लिखवाया हुआ है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।